आज की कहानी पिता की प्रॉपर्टी। आजकल घर में लोगों का आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन हर बार बेटे बहू भाविक और मानविका उन्हें उस कमरे में बैठने ही नहीं देते थे। जैसे ही घर पर कोई आता था तो उन्हें डांट कर अंदर भेज दिया जाता था। लेकिन आज अपने बेटे बहू की बातें जब उन्होंने सुनी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, बेटे बहुत प्रॉपर्टी बेचने में लगे हुए थे और उन्होंने तो इसकी भनक तक उन्हें नहीं होने दी। उनके पति धीरेन्द्र जी की मृत्यु 7 महीने पहले हुई थी, पर तब भी बेटे बहू इतना नहीं बदले थे जितना कि अभी 1 महीने पहले प्रॉपर्टी बेटे के नाम करने के बाद बदल गए। जैसे वो लोग शायद प्रॉपर्टी का इंतजार कर रहे थे। मेहमानों के जाने के बाद मनोरमा जी ने भाविक को अपने कमरे में बुलाया, लेकिन वो तो उठकर कमरे में नहीं आया। 15-20 मिनट तक उसका इंतजार करती रहीं। आखिर खुद ही उठकर वो भाविक के कमरे की तरफ आ गईं। देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और दोनों पति पत्नी बैठे कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तू आया ही नहीं। अचानक उनकी आवाज़ सुनकर भाविक और मानविका का ध्यान उनकी तरफ गया। तब उन्हें दरवाज़ा पर खड़ी देखकर मानविका चिढ़ गई और बोली, मम्मी जी, आपको शर्म नहीं आती यूँ बेटे बहू के कमरे में आते हुए? और कोई हम आपके नौकर नहीं हैं जो आपकी एक आवाज़ में ही उठकर आपके पास आ जाएं। कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं हम अभी। बहू, मैंने कब कहा कि तुम नौकर हो? वो तो मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए भाविक को बुलाया था। मनोरमा जी समझाते हुए बोली, हाँ, बड़े ज़रूरी काम हैं आपके पास। एक आप ही हैं तो काम करने वाली, बाकी तो सब फ्री बैठे हुए हैं। अब क्या कहना है, जल्दी कहिए, टाइम नहीं है हमारे पास। मानविका चिढ़ते हुए बोली, भाविक बेटा, आजकल ये कौन लोग घर पर आ रहे हैं? मनोरमा जी ने मानविका को इग्नोर करते हुए भाविक से कहा, क्या हम घर में किसी को बुला भी नहीं सकते? घर हमारा है, हम जिसे चाहें उसे बुलाएं। आप होती कौन हैं पूछने वाली? भाविक से पहले मानविका बोली, बहू, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। भाविक बताता क्यों नहीं है, ये कौन लोग आ रहे हैं घर में? अब की बार मनोरमा जी थोड़ा सा सख्त होते हुए बोली, मम्मी, घर में कौन आ रहा है कौन नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अब घर हमारा है और आपको जानने का इतना ही शौक है तो बता दूं कि हम ये घर बेच रहे हैं। भाविक ने कहा, लेकिन घर क्यों बेच रहे हो? और घर बेच दोगे तो जाओगे कहाँ? और इसके लिए तुमने मुझसे एक बार भी पूछना ठीक नहीं समझा? मनोरमा जी ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, मम्मी, ये घर ही क्या, हम तो दूसरा घर और दुकान भी बेच रहे हैं और उसके बाद फिर हम मानविका के मायके वाले शहर में शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं कुछ बिजनेस करेंगे। भाविक ने बेफिक्री से कहा, जो यहाँ नहीं कमा पाया वो वहाँ क्या कमाएगा? ख्याली पुलाव बनाने से कोई बिजनेस नहीं बन जाता क्या? इसी के लिए ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम की थी। तुम्हें वहाँ शिफ्ट होना है तो हो, बिल्कुल शौक से हो जाओ, लेकिन अपने दम पर हो। यहाँ की प्रॉपर्टी तो मैं बेचने नहीं दूंगी। मनोरमा जी भाविक को डांटते हुए बोली,
एक मिनट मम्मी जी, अपनी आवाज़ नीचे करके बोलिए। हम कोई आपके गुलाम नहीं हैं। जो आप जैसे कहेंगी हम वैसा करते रहेंगे। पहले तो मैंने फिर भी सोचा था कि आपको भी नए मकान में ले जाऊंगी। आखिर नौकर की ज़रूरत तो मुझे है, तो नौकर की जगह मैं आपको रख लूँगी। लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। आप वृद्ध आश्रम में रहने लायक ही हो। मानविका बेशर्मी से मनोरमा जी को उंगली दिखाते हुए बोली। ये सुनकर मनोरमा जी हैरानी से भाविक की तरफ देखने लगी। उन्हें अपनी तरफ देख कर भाविक बोला, मम्मी तुम अपना बुढ़ापा खुद ही खराब कर रही हो। वहाँ तो बेटे बहू के साथ नए घर में रहने का मौका मिलता आपको। वहाँ रूखी सूखी रोटी दोनों टाइम मिल जाती आपको। और कहाँ अब वृद्ध आश्रम में अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। सही बात है, कुछ लोगों को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की आदत होती है। भाविक भी बेशर्मी सी बोला। उसकी बात सुनकर मनोरमा जी हैरान परेशान सी एकटक उसे देखती ही रह गई। यह देखकर मानविका बोली, अब निकलिए कमरे के बाहर, हमें और भी बहुत से काम हैं। कहते हुए मानविका ने मनोरमा जी को बाहर धकेलते हुए दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया। आंसू बहाती हुई मनोरमा जी अपने कमरे में वापस आ गईं। आज उनको अपने पति धीरेन्द्र जी की बड़ी याद आ रही थी। साथ ही याद आ रही थी उनकी वो बातें जो अक्सर कहते थे, कितना समझाते थे वो अपने बेटे भाविक को, लेकिन हर बार वो खुद उन्हें रोक दिया करती थी। आखिर भाविक काफ़ी मिन्नतों के बाद शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था। इस कारण मनोरमा जी उससे बहुत ममता रखती थीं। उसकी सही गलत पर ख्वाहिशों को पूरा करती थीं। धीरेन्द्र जी कितना डांटते थे उन्हें, लेकिन वो तो सुनकर अनसुना कर देती थीं। भाविक पढ़ने लिखने में भी बहुत खास नहीं था। उसके एक बार बोलने पर ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। तो भला क्यों मेहनत करना, जब बड़ा हुआ तो पढ़ा लिखा तो कुछ खास नहीं था। इस कारण नौकरी मिल जाती इसकी संभावना बिल्कुल नहीं थी। धीरेन्द्र जी की अपनी कपड़ों की दुकान थी। धीरेन्द्र जी ही उसे संभालते थे, क्योंकि भाविक का काम धंधे में भी कोई मन नहीं लगता था। पर धीरेन्द्र जी ने इतने सालों में अपना घर दुकान के अलावा एक और मकान और बनवा लिया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह से किराए पर चढ़ाया था, जहां से महीने के 50,000 रुपये किराए आ जाते थे। अब किराए का पैसा, दुकान की कमाई तो कमी क्या थी। यहाँ तक कि भाविक अपनी पसंद से मानविका से शादी कर उसे घर में लाया, लेकिन वो भी उसके जैसी ही कामचोर थी। पर उसकी बोली में बड़ी मिठास थी। मनोरमा जी से तो बड़ा मीठा मीठा बोलती थी, लगता था कि जैसे उसके जैसी कोई बहू ही नहीं है। ये तो घर में काम करने वाली आई थी कि इसलिए मनोरमा जी पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा। धीरेन्द्र जी भाविक को खूब समझाते थे, लेकिन उसे तो आता हुआ पैसा दिखता था, इसलिए कमाने में कोई मन ही नहीं था। और कहीं ना कहीं सह मनोरमा जी की ही थी। ख़त्म होने के बाद 1 सप्ताह पहले भी तो वो भाविक को कितना डांट रहे थे, बेटा आखिर कब तक मैं तुम्हें कमा कर खिलाता रहूँगा, आखिर तुम अपने पैरों पर खड़े कब होगे, मेरी स्थिति को समझो। धीरेन्द्र जी अपने बेटे भाविक से बोले, पापा क्या आप हर बार एक ही बात कहते कहते हो। इतनी संपत्ति तो पड़ी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही रोड पर खड़े रहते हैं।
जो हर बार बस काम 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 करते रहें। भाविक चिढ़ते हुए बोला, अरे क्यों उसके पीछे पड़ते हो? क्यों नहीं घर में शांति रखते हो? इतना तो पैसा है कि वो आराम से बैठकर खा सकता है, बावजूद इसके जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हो। अचानक मनोरमा जी बोली, तुम ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ उसे। अरे जिसे पैसों की ही अहमियत नहीं, वो अपने माँ बाप की संपत्ति क्या संभाल पाएगा? अगर बच्चा काबिल नहीं तो वो बनी बनाई संपत्ति को भी नष्ट कर देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे पिता की संपत्ति को संभालने के लिए बेटे का समझदार होना अति आवश्यक है। जो बेटा पिता की संपत्ति को नहीं संभाल सकता, वो अपने माँ बाप को भी कभी समझ और संभाल नहीं सकता। यही कारण है कि आज मनोरमा जी को कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।